बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके वकील मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? वैसे ये सवाल मैं आसिफ अली जरदारी साहब जैसे सदर पाकिस्तान रहे हों, इतने बड़े और ताकतवर इंसान पाकिस्तान के, इतनी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत, और उनके वकील उनका केस छोड़ के दूसरी अदालत में चले जाएं, ये वैसे तो समझ नहीं आता। इसको डिलेइंग टैक्टिस ही आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनके वकील मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने फर्द जुर्म आयद कर दी है उस केस के अंदर जो पार्क लेन रेफरेंस है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने बतौर सदर मुमलिकत मुतल्लिका हुकाम पर असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनियों को जारी करवाई, जो उनकी फ्रंट कंपनियां थीं, और उन्होंने बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी पार्थेनोन को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिलवाया। और इसके अलावा दीगर भी और इल्ज़ाम हैं, वो सारे जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जरूरत पड़ी प्रोग्राम में तो। और इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब को नायब ने बुला लिया, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब को, और मरियम नवाज साहिबा को नायब ने बुला लिया। अब ये तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो पेश होने जा रहे हैं नायब के सामने अगले 2 दिन के अंदर। मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि 2013 में एक गैर कानूनी तरीके से, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, कि मीटिंग हुई है 25 और 26 फरवरी 2013 को। 25 और 26 फरवरी 2013 को एक मीटिंग हुई जिसको नूरुल अमीन मेंगल साहब ने हेड किया, और उस मीटिंग में कुछ फैसले किए गए कि लाहौर का जो एक ब्राउन एरिया है जो जाती उमरा के आसपास है उसको ग्रीन एरिया कर दिया जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है दुनिया में, ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया नहीं किया जाता, ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया किया जा सकता है। बहरहाल मर्जी है उनकी, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। तो ये तय पाया 25 फरवरी को 2013 में 25 फरवरी को तय पाया कि इस ब्राउन एरिया को वापस ग्रीन एरिया कर दिया जाए, और इसके ऊपर अमल दरामद हुआ 2 फरवरी को। यानी जब फैसला किया तो उससे लगभग 23 दिन पहले इसके ऊपर अमल दरामद हो गया, और इसका सारा फायदा जो है वो शरीफ खानदान ने उठाया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वहां पे खरीदी और बहुत ज्यादा रकबा वहां पे लिया, जो पहले महंगा था बाद में सस्ता हो गया। सस्ता होते ही इन्होंने ले लिया, और फिर अपने आसपास जो है वो ग्रीन एरिया रख के उसको जंगल बनाया, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन सबके पैसे डूब गए। तो ये एक केस है जिसको इस वक्त नैब सुन रही है। ये तो मरियम नवाज साहबा का था। दूसरी तरफ आ जाए आप उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने शराब का परमिट दिया रियासत मदीना में, और जो शराब का परमिट दिया वो भी जाली दिया, यानी वो इलीगली दिया उस्मान बुज़दार साहब ने। और जो नैब के पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में मुबैना तौर पे ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के एक फूफा है जिनका नाम है अमीर तैमूर, और वो DPO हैं इस वक्त साहिवाल में। उन्होंने मुबैना तौर पे 5 करोड़ रुपया वसूल किया रिश्वत का, और फिर CM हाउस के असर सूख को इस्तेमाल किया, और उस्मान बुज़दार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए ये जाली लाइसेंस एक ऐसे होटल को दिलवाया। ना वो होटल बना हुआ था, ना वो होटल 4 स्टार था, ना वो होटल 5 स्टार था, ना उसके बाद टूरिस्ट डिपार्टमेंट का लेटर था। कोई लाइसेंस, कोई क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको ये दिया गया। और जो DG हैं उस दौर के एक्साइज एंड टैक्सेशन के, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिनके जरिए से ये लाइसेंस दिया गया था, इलीगल काम करवाया गया था, वो नैब में जो स्टेटमेंट देकर आए वो कहते हैं मेरे पे दबाव था, मेरे पे दबाव था, मैंने दबाव की वजह से ये दिया, मैंने इसमें कोई करप्शन नहीं की, मैंने इसमें कुछ नहीं खाया, तो मेरे ऊपर ये दबाव था। और वो अपनी सफाई में ये पेश करते हैं कि मैंने 3 मरतबा उस्मान बुज़दार साहब को समरी भेजी, वज़ीर आला पंजाब को 3 मरतबा समरी भेजी कि वज़ीर आला साहब इसके ऊपर कुछ कर लें, ये गैर कानूनी काम मेरे से करवाया जा रहा है, ये इलीगल काम है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ कर लें। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 3 मरतबा समरी गई उनके दफ्तर में, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा गई। और इवन ये हुआ कि जब ये जाली लाइसेंस जारी कर दिया गया उसके बाद दोबारा समरी गई कि ये इलीगल काम हो गया, गलत काम हो गया, ये समरी आपके पास आ गई है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने उसके ऊपर ये नहीं किया कि कोई इंक्वायरी करवा देते, कोई एंटी करप्शन में भिजवा देते, कोई चेक करवाते कि 2 नंबरी कैसे हो गई। तो इसको जो है वो इससे छुपते रहे इस फाइल से। और इसमें जो सबसे अहम सवाल किया जाएगा वो किया जाएगा डॉक्टर राहील सदीकी से, जिसकी टेबल के ऊपर ये समरी आती थी। वो बंदा क्यों इस समरी को वज़ीर आला तक नहीं लेकर गया, या जानबूझकर नहीं लेकर गया, या वज़ीर आला ने कहा कि मैंने नहीं देखनी, वो अब असल बात बताएगा। किस तारीख को? 12 तारीख को, यानी परसों वो बताएगा नैब को कि जनाब मैंने क्यों ये समरी वज़ीर आला पंजाब को नहीं पहुंचाई, या वज़ीर आला खुद चाहते थे कि ना पहुंचाई जाए। बहरहाल ये चीज़ें हैं नैब के पास, ये सवाल पूछे जाएंगे उस्मान बुज़दार साहब से, उनके असासे भी पूछे जाएंगे, और दीगर चीज़ें हैं वो भी वहाँ उनके सामने रखी जाएंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ कराऊँ, फिर बात शुरू करते हैं। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयदा शाइला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं सबसे पहले जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब से,
जहां साहब उस्मान बुज़दार के ऊपर डायरेक्टली देखो, मरियम नवाज का नैब में जाना कोई नई बात थोड़ी है। चले दो इसके ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उनका बुरा वक्त आया हुआ उनको बार बार नैब बुलाती है, तो या आप ये कह लें कि उन्होंने करप्शन इतनी की है कि नैब उनको बार बार बुलाती है। दोनों का अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है, तो वो कोई नई बात नहीं है और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। लेकिन उस्मान बुज़दार का जाना मेरे लिए एक बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है, ये बैलेंसिंग फैक्टर है या वाकई हवाओं का रुख बदल गया है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बुनियादी तौर पर पहला जो मामला जिसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा वो उस्मान बुज़दार साहब का है। जी प्लीज। ये पीटीआई की एक रीत रही है, एक रवायत उन्होंने कायम की थी, बड़ी अच्छी रवायत उनकी थी, और वो ये था कि अलीम ख़ान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, इंक्वायरी आई, तो अलीम ख़ान ने इस्तीफ़ा दिया, बाहर चले गए, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसके काफ़ी अरसे बाद दोबारा वजारत में आए। इसी तरीके से एक और वज़ीर थे, जंगलात से या किसके थे, पंजाब के, उनके खिलाफ नैब ने कार्रवाई की। सब्तैन खान जी हाँ, सब्तैन खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने भी अपनी उसी अच्छी रवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बाहर गए, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसका बाबर अवान, उसमें मैं नहीं जाना नहीं चाहता हूँ। बाबर अवान साहब भी इसी तरीके से अपने आप को फारिग हुए। तो इन अच्छे रवायात को कायम रखते हुए मेरे ख्याल में एक जी 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 आज़म सवाती और बहुत सारे, बजाय तफसीलात में जाए, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। एक तो ये है कि जो अच्छी रवायत उन्होंने कायम की है उस रवायत को अपना बरकरार रखें, और बुज़दार साहब के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो एक तरफ हो जाएं, क्योंकि बतौर वज़ीर आला के मेरे ख़्याल में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो नैब ने करना है कभी भी फेयर तरीके से हो नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल में पंजाब में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से मुतालिक, उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत और अदरवाइज के मैं सर देखें जनरल साहब काबिलियत जो है वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ ना। आप देखें मेरी सुने सर, काबिलियत वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है सीख लें। अब बात करप्शन की हो रही है सर, बात करप्शन की हो रही है। मैं इमरान उस बात पे आता हूँ कि अभी इमरान खान साहब, आपके हमनाम चेयरमैन साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के लिए मेरे ख़्याल में बेहतरीन मौका है कि एक तो बुज़दार साहब को फारिग कर दें ताकि सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और फिर एलिगेशन बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, और न सिर्फ सीरियस है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। उनके जो रिश्तेदार हैं डीएसपी डीपीओ साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम है। फिर वो 3 समरीज़ की बात की जा रही है कि 3 मरतबा कहा गया और उनके सामने चीज़ें लाई गई, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को जो है ना कोई लिफ्ट नहीं दी किसी किस्म की, और उन्होंने परवाह नहीं की। ये वो मामलात है मेरे ख़्याल में, अगर इसके बावजूद भी वो अपने पोस्ट पे रहेंगे और ये इंक्वायरी इस तरह से होगा तो ये फिर आई वाश तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, हम बतौर अपोजिशन एहतजाज करेंगे, आपका एहतजाज बनता है, इसको आगे नहीं चलने देंगे, आपका एहतजाज बनता है सर, यू आर राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जरा शैला रज़ा साहब, शैला आपको याद है कि शाह साहब को सिर्फ नैब बुलाती थी ऐसे ही जैसे अभी बुलाया उस्मान बुज़दार को, कोई रेफरेंस नहीं उनके खिलाफ, कोई उनके खिलाफ चीज़ अभी तक चली नहीं है, सिर्फ उनको नैब ने बुलाया, नैब ने कहा जी आप आएँ पेश हो जाएं, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसको रिज़ाइन करना चाहिए, नहीं तो हुकूमत गिरा के दूसरी हुकूमत हम बना लेंगे। ये इस लेवल तक गए। शहबाज शरीफ साहब को ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा नहीं देते थे, वो इसलिए नहीं देते थे कि जनाब ये आदमी क्योंकि केसेस भुगत रहा है इसलिए नहीं होगा, मरियम नवाज क्योंकि केसेस भुगत रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाए ही ना। ये इस किस्म का एक स्टिफ मौक़िफ़ रहा अपोजिशन के बारे में, इस पार्टी का, इवन अपने लोगों के बारे में भी। तो आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार के मामले में भी ये इस अपने रवैये को और उसूल परस्ती को कायम रख पाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए सिंध की जब बात आती है ना, तो पंजाब की बारिश और उनमें वो इलाके वॉल्टन रोड और डीएचए से लेके जो आप अच्छे इलाके कहते हैं, मेरे से पूछिए आप, मैं बता देता हूँ, सारे डूब गए आज, सारे डूब गए आज, मेरे से पूछ ले, मैं बता देता हूँ, मॉडल टाउन डूब गया, शालमी डूब गया, लक्ष्मी डूब गया, लक्ष्मी डूब गया, शालमी डूब, सारे इलाके डूब गया। हाँ बिल्कुल, ये मैं उसमें ओजड़ियां तैरती रहे और कोई निकासी का काम ना हो, वहां पे जो है लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, कोई आवाज नहीं निकलती।
निकासी आप पे कोई नहीं बात करता। कराची में आपकी 6 में से 4 ZMCs में MQM और PTI, काम जीरो। हम उतर के सारा काम करें, उसके बाद कहें कि नहीं जी NDMA को इसलिए भेजा। अब हम कहें कि 38 नाले जो इनको साफ करने थे हम कर रहे हैं, 3 जिसपे हम 80% काम कर चुके थे उस पे आपने NDMA को भेजा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना फेलियर जो है तस्लीम किया। तो उसके बाद यह है कि जी कराची को जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो ये तो चल रहा है। मेरे CM के ऊपर बात हो तो मसला, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कादिर बलोच साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ कि दवाएं जो हैं वो 400% महंगी हो गई। आमिर कियानी साहब को वजारत से हटाकर पार्टी में अहम ओहदा दे दिया गया। मालम जब्बा का जो केस है, मरियम साहिबा के केस पे बहुत उछल उछल के बात हो रही है, तो मालम जब्बा में जो इतनी अराजी दी गई उस पर भी बात की जाए कि उस पर कब काम होगा, उस पर कब बातचीत शुरू होगी। ये जो BRT है जिसके अब आप पासेस बना के भेज रहे हैं, ये 71 अरब इस पे लग गए हैं, और जो इसके फॉल्ट्स हैं वो भी, आप तो मेट्रो लाहौर पे बड़ी बातें किया करते थे, इसका तो बहुत कम उसके हिसाब से जो है ये बनी है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं आटा कल 72 रुपए हो गया। और बोजदार साहब की बात पे मैं बात कर लूं, हाँ बोजदार साहब पे बात कर लूं। यहाँ पे कहा जा रहा है 3 समरीज भेजी, पहले कहा जा रहा था कि बार बार बताया जा रहा है कि चीनी की सब्सिडी जो है आपने कर दी, और एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ रहे थे, लेकिन बुज़दार साहब को कुछ पता ही नहीं था। तो अब अगर बुज़दार साहब को बुलाया जा रहा है तो मैं इस पे कोई इतनी खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया था कि ईद के बाद नैब टार्जन होगी और हुकूमत के 1-2 लोगों की तरफ जाएगा बात। तो ये तो इन्हें पता थी। आप देखें, यू आर ऑपोजिशन, आप ऑपोजिशन है। टीप का बन। एक मिनट इमरान, एक मिनट, एक छोटी सी चीज बता दें। देखिए मेरी बात सुने, नैब आप लोग किस मर्ज की दुआएं, अब आपको मौका मिला है, फैयाजुल हसन चौहान को कान में ना कहना पड़ता कि नैब के लिए कुछ ना कहना, ये सिर्फ इक्वलाइज किया जा रहा है। जैसे पहले सप्तान खान को किया, पहले अलीम खान को किया, सबसे कम दिन जो थे वो सप्तान खान रहे, एक मिनट वापस आता हूं। ये लिंक बहुत जबरदस्त आप लोग जोड़ते हैं, मैं वापस आता हूं। मैं सिर्फ ये फारूक, आपकी पार्टी का कानून, आपकी पार्टी के उसूल और आपकी पार्टी के कायदे क्या सिर्फ ताकतवर आदमी के लिए बदलते हैं? क्योंकि अलीम खान के लिए आपने कानून कुछ और रखा था, इस्तीफा दो चाहो, सप्तान खान भी यही, बाबर अवान भी यही, बाकी सबके साथ भी यही, इवन आप मुराद अली शाह से ये एक्सपेक्ट करते रहे, शहबाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब उस्मान बुज़दार से क्यों आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो रिजाइन करे और जाके उस इंक्वायरी में पेश हो जहां पे शराब का एक जाली लाइसेंस रियासत मदीना में उसने जारी कर दिया? देखिए, बात यह है इमरान, जब हम इन तमाम मामलात के ऊपर बात करते हैं तो हमारा तो पहले रोज़ से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम तो अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुझे आप ये बताएं कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को, 2 साल बने हैं वज़ीर आला बने हुए, शहबाज शरीफ तो 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं। नहीं तो आप इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट सुन लेना, आप एक मिनट, नहीं एक मिनट, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आर्गुमेंट मुकम्मल करना। आप ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को पहले 5 साल करप्शन का मौका दिया जाए, फिर हम उनका एहतसाब करेंगे और इस्तीफा मांगेंगे उनसे, आप ये कह रहे हैं? चलें आप बात मुकम्मल कर लें, मैं सुन लेता हूं। मैंने कहा सर फिर सुन लेना, मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपको। मेरा सवाल कुछ और है कि क्या उस्मान बुज़दार, गुज़ारिशां सुनी है सर, उस्मान बुज़दार रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे भी तोड़ दिया जाए, बात करने का मौका दे देना। करें सर, मुझे ये जवाब भी देना सर। मुझे बात करने सर बात यह है, मुझे बात करने का मौका दे दें। मैं आपके जज्बात भी समझता हूं, मुझे बात करने का मौका दे दें। देखें, बात यह है इमरान साहब, मामला यह है कि उस्मान बुज़दार को 12 तारीख को बुलाया है नैब ने। वो नैब में जा रहे हैं ना, वो हाई कोर्ट में बेल तो नहीं लेने जा रहे, वो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके तो नहीं बैठे हुए। उन्होंने कहा है कि मैं नैब के सामने पेश हूंगा, जो नैब उनसे पूछेगा या जिन आप मुझे बताएंगे चीजों के मुताल्लिक। सुन लें, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका जाके वो जवाब दे देंगे। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं जी कि शराब का लाइसेंस दिया था, कानूनी दिया था, गैर कानूनी दिया था, ये नैब को फैसला करने दें।
जहां तक रही बात अलीम खान की या सप्तान खान की, उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबर अवान के खिलाफ सुन लेना, बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उस्मान बुज़दार को तो भी बुलाया है ना उन्होंने तो बुलाया है अभी। सर नहीं यार, अभी फरूक तो भाई ऐसे, इंक्वायरी फरूक भाई स्टेज ये के नहीं, ऊपर ये मामला नहीं है ना, देखो इंक्वायरी करने के लिए जाती है। बुलाया। आप सबसे कोई एक्सपेक्ट चीज करते सामने हैं कि आएगी जैसे तो उसको इंक्वायरी लगे, फैसला कर लेंगे। सर आप सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्वायरी, मुझे बताएं कि मुराद अली शाह को कब उन्होंने गिरफ्तार, बात सुन ले, एक मिनट, मुराद अली शाह को कब गिरफ्तार किया मुझे बताएं, सुन ले, या मुराद अली शाह पे कौन सा रेफरेंस है मुझे बताएं। देखिए बात ये है, देखिए मुराद अली शाह का भी सुन लेना। मुराद अली शाह जो हैं उनके ऊपर तो सिंध रोशन का केस है, जो उन्होंने बुलाया हुआ, उनको 4 अरब रुपए की उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी जो है ओमनी ग्रुप को दे दी। ये तो ये कहते हैं कि इन्होंने इस्तीफा देना तो दूर की बात है। अच्छा, मतलब ये तो इस्तीफा कहते नहीं हैं कि देना। मुराद अली शाह तो सिंध से वजीर आला रहेगा, इस्तीफा नहीं देगा, वहां से इनको कमीशनें देगा, वहां से किकबैक्स बना के इनको देगा। उन्होंने नहीं, सुन लेना, इन्होंने ये कहा कि नहीं कहा। एक मिनट, आपने कहा इनसे पूछ लेना, आपने कहा इस्तीफा नहीं देगा, इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने कहा जेल से आला चलाएगा। शैलरदा साहब आपका हाथ खड़ा था, बोलिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम रह गया था, क्योंकि वो आज बहुत उछल उछल के बोले हैं, क्योंकि जरदारी साहब पे रेफरेंस हो गया तो उनका अंदर का आदमी बाहर आ गया। शेख रशीद 100 तो हो गए ना हाथ से ट्रेन के। और इमरान साहब ने जो है वो ख्वाजा साद रफीक के वक्त कहा था, जब तीसरा या चौथा हुआ था, कि इस मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए, फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा वो आदमी पता नहीं कौन सा सफूफ पी के आया है, कौन सी चीज पी के आया है, सबके जबान में सत्तू। और दूसरी बात ये बताएं कि उस्मान बोजदार पे इल्जाम है, अलीम खान आजकल फिर अराजी के मसले उनके चल रहे हैं कि वो सोसाइटी के में दी जा रही है कौन सी जमीन। लेकिन ऑपोजिशन पहले गिरफ्तार होती है, देखें स्पीकर साहब गिरफ्तार, फरियाल साहिबा गिरफ्तार, अलीमा साहिबा बाहर से बाहर। देखें मेरा जो, मैं चलो ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन मैं एक चीज सामने क्लियर रख दूं। देखें लोग समझते हैं बात को, अलीम खान साहब कहां पे बाइज्जत बरी हो गए, उनको तो वजारत दोबारा दे दी है। मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल तोड़ती है, पहले रूल बनाती है दूसरों के लिए कि ये रूल इस तरह से करें, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप इंक्वायरी में जाएंगे, आप बेगुनाह होंगे तो आके वापस सीट पे बैठ जाइएगा, गुनहगार होंगे तो फिर आप सजा भुगतेंगे। ये रूल इमरान खान साहब का बनाया हुआ है, उन्होंने हमें पहली दफा ये रूल बताया था। अब ये रूल जो है ये अप्लाई होता है गरीबों पे और कमजोरों पे, छोटे मोटे एमपीएस के ऊपर और छोटे मोटे एमएनएस के ऊपर, लेकिन ये रूल ताकतवर लोगों पे अप्लाई नहीं होता, जिस तरह उस्मान बुज़दार है। अब उस्मान बुज़दार के ऊपर ये रूल क्यों अप्लाई नहीं होता, फरूक हबीब साहब बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं जनरल साहब एक मिनट आपके पास आता हूँ जरा फरूक हबीब साहब से मैं दोबारा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि पीटीआई जो है वो डिफेंड कर सकती है एक ऐसे आदमी को जिसपे नैब में जो है वो केस शुरू हो गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, बतौर मुलजिम वो पेश होने जा रहा है और वो कह रही है कि वो बंदा वज़ीर आला पंजाब रहेगा। तो आप लोग तो कहते थे कि ओहदों का बड़ा असर होता है, ओहदा छोड़ना चाहिए, फिर शफाफ इंक्वायरी होती है। तो ये फरूक हबीब साहब कैसे इनकलाब आ रहा है आपकी पार्टी में? देखिए बात यह है इमरान, अभी तो उनको मैंने आपको कहा कि उनको नोटिस जारी किया है, वो पेश हो रहे हैं, वो किसी ना तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं, ना किसी इंटरिम बेल के पीछे छुप रहे हैं, ना वो जो है वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आपने एक बात बताई, ये कह रहे हैं दूसरी जाने भी एक मौकफ है ना, वो भी सुन लें। वो कहते हैं डीजी एक्साइज का प्रोग्रेटिव है, वो कह रहे हैं नहीं, वो डीजी एक्साइज का प्रोग्रेटिव है ना लाइसेंस देना। अगर डीजी एक्साइज जो है वो कहता है मैं प्रेशराइज हो गया तो वो इस्तीफा दे देता, वो किस तरह प्रेशराइज हो गया, उसे नहीं पता था अगर कोई ऐसा वो गैर कानूनी काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी अगले डीजी एक्साइज ने आके उस जो है वो लाइसेंस को मुअत्तल भी किया, उसे लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा जो है वो बहाल कर दिया। ये तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का तो काम ही नहीं था कि वहां पे एक मिनट फरूक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, वो जाएंगे नैब के सामने जाके मौकफ को रखेंगे, आपने फरमाया कि वो जाके नैब के सामने मौकफ रखेंगे। आपने कहा कि डीजी एक्साइज को चाहिए था कि वो इस्तीफा दे देता। इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जितनी करप्शन की है बकौल आप लोगों के, और जरदारी साहब ने की है, तो उनकी करप्शन के लिए वो तो जिम्मेदार नहीं है, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनके कहने पे गलत काम किए। तो आज आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को बरी जिम्मा कर रहे हैं। नहीं, आप बरी जिम्मा करें ना उनको भी उस्मान बुज़दार की तरह। चीज को नहीं देखे इमरान यार फरूक भाई हंसने से बात नहीं बनेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा आपको अगर तो पीटीआई है। उसको स्पिन ना दें, सुन ले देखें, उसे आप स्पिन ना दें। देखें मामला ये है कि अभी 12 तारीख को नैब ने बुलाया है, नैब में जाएंगे, नैब को जाके बतौर वज़ीर आला पंजाब, ना तो कोई कतरी बतौर वज़ीर आला पंजाब कतरी खत नहीं लेके जाएंगे ना सर। एक मिनट, कोई कतरी खत क्या लेके जाएंगे, मैं एक मिनट, बतौर वज़ीर आला पंजाब, सुन ले
सुन ले ना, सुन ले। देखें, क्या नैब ने जो है उनके ऊपर कोई रेफरेंस तैयार कर लिया है? क्या उनके ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद हो गई है? क्या उनके ऊपर किसी अदालत का फैसला आ गया? अगर मेरे नहीं दोस्त आया फारूक तो भाई, एक फारूक भाई, नोटिस मिला है ना। फारूक भाई, एक मैं सुन कह लेना, रहा हूं कि देखें, सुन ये ले, बातें एक मिनट, आपको इमरान तब क्यों इमरान नहीं, सुन यार ले। एक मिनट, जब कुछ मुराद अली लोगों शाह, की, जब सुन मुराद ले, अली शाह है, उस्मान बुज़दार एक को मिनट यार, एक लेके मिनट यार, कुछ फारूक भाई लोगों की ऐसे डे नहीं वन होता, से ख्वाहिशात हैं। फारूक भाई ऐसे नहीं होता। देखें बात सुनिए, नहीं, डे वन से ख्वाहिशात एक मिनट, मैं आज उस्मान, नैब पीछे पड़ मैं- गई। आप कहते थे ए- उस्मान एक बुज़दार मिनट, आज एक मिनट, जा रहा है, कल जा रहा है। एक मिनट, एक दिल्ली मिनट, तो मैं- दिल्ली मैं- तो तोते की तरह फाल निकालते थे। मैं जाती जरदारी तौर साहब पे आज फारूक, तोते की तरह फाल निकालते थे। शैला रज़ा साहब, एक मिनट, एक मिनट, मैं देखें जाती ना, तौर डेली पे, फालें निकलती थी, यार उस्मान बात तो बुज़दार आज सुनने जा रहा है, आज यार जा फारूक रहा साहब बात सुन लें। अब मैं नैब पे आ फारूक गई साहब बात। एक सेकंड, मैं जाती तौर पे बड़ा खिलाफ था उन जर्नलिस्टों के जो उस्मान बुज़दार के आते ही उसके खिलाफ हो गए थे। मैं ये कहता था यार पहले कोई करप्शन से कड्डो, और पहले कोई बेईमानी ढूंढो, कोई अकरबा परवरी ढूंढो, कोई ऐसी चीजें ढूंढो जिसमें आपको लगे कि इस बंदे पे शक किया जा सकता है। अब जब वो चीजें आ गई हैं तो सर अब तो सवाल पूछने देना। आप जो पहले पूछ रहे थे वो ज्यादती कर रहे थे, मैं मानता हूं, लेकिन अब चीजें आ गई हैं। देखिए पीटीआई जो है वो मुराद अली शाह साहब के मामले में, शहबाज शरीफ के मामले में, मरियम नवाज के मामले में, जरदारी साहब के मामले में, स्पीकर बिलावल के साहब और के सारों के मामले में, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के मामले में आपकी पार्टी को ये लगता है कि जरा सा इल्जाम लगे तो रिजाइन करो, लेकिन आपको अपनी पार्टी में ये नहीं लगता। सर ये मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं। देखें, नहीं, इमरान ऐसा नहीं है। देखें, बात ये है, जिन केसेस का आप जी हवाला जनरल साहब दे रहे एक मिनट हैं, यार रुक चाहे जाओ, वो फारूक साहब मुराद तारे को नहीं होना, मैं एक मिनट ठहरे। जी जनरल साहब फरमाइए। जी मुझे दुख हो रहा है। फर्रुख को मैं बहुत पढ़ा लिखा नौजवान समझता हूँ सर वो क्या करे, और फंसा दिया उनको मुज़दार साहब ने। आर्गूमेंट करते हैं, और इससे पहले भी माशाल्लाह कभी भी इस किस्म के आर्गूमेंट उन्होंने बहुत टेरिबली अपने आप को डिफेंसिव में डाला है, क्योंकि पार्टी चेयरमैन साहब की ख्वाहिश प्रॉबेबली वही है कि वह उस्मान बुज़दार साहब को टच करना ज़रा मुश्किल काम होगा। मैं सिर्फ अपने भाई से, छोटे भाई से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आया, मुझे मेहरबानी करके ये बताएं शकील उर रहमान के खिलाफ कोई रेफरेंस आया हुआ है कि उसको वहाँ पर बंद किया हुआ है? मुझे ये बता दें कि हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस कब आया? 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद अभी जाके रेफरेंस की कहानी। और ख्वाजा बरादरान के खिलाफ मुझे ये बता दें कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस किस वक्त आया, कितना अरसा उनको बंद किया रखा, गिरफ्तार किया? ये तो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हम तो कहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लाइक द वे बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। तो ये आर्गूमेंट इस किस्म की, लेकिन तारीख इंसाफ से कोई शिकायत नहीं है, तारीख इंसाफ के चेयरमैन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यू टर्न लेना, एक बात कहना, नहीं, ये उसूलों और की उसकी सियासत तो ना हुई, कर नहीं, देना, ये इनको उसूलों की उलट कर सियासत नहीं है। देना, इनका असूल है। ये कौमी मफाद में ये काम करते हैं। ये शायद उस्मान बुज़दार साहब का इस ओहदे पे रहना कौमी मफाद में है। देखिए पहले जो कुछ जनरल साहब हमें ये लगता था, जनरल साहब एक सेकंड, हमें ये लगता था कि नवाज शरीफ साहब ने जब जो ये कहते रहे, नवाज शरीफ साहब ने जब गिलानी साहब को कहा अपने कि तुम पे इल्जाम लग गया, इमरान इस्तीफा दो, घर जाओ और क्लियर होके वापस आओ, हाँ। ये नवाज शरीफ साहब ने गिलानी साहब के लिए फरमाया था कि तुम पर इल्जाम लग गया, इस्तीफा दो, घर जाओ, क्लियर होके वापस आओ। फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगा तो वो घर नहीं गए। यानी यहां पे जिस बंदा जिसका दिल करता है दूसरे पे उंगली उठाता है, अपनी बारी आती है तब वो बात करने को तैयार नहीं होता। यानी हुकूक सिर्फ जो है वो अपने लिए हैं और इल्जामात सिर्फ दूसरों के लिए हैं। अरे भाई हम तो जो आपने किया वही पीटीआई कर रही है। गुनाहगार ठहरे, ये तो दूध में धुले हुए हैं, ये तो दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार लोग हैं, आइडियल हैं दुनिया के। हम तो ठहरे गुनाहगार। हम लोगों ने जो कार्रवाई की उसको छोड़ दीजिए। ये जो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप खड़े हैं ना, करते रहे, अपने पार्टी के लोगों के साथ जो करते रहे, अपनी उन्हीं चीजों के ऊपर तो अमल करें। एक सेकंड मैं शैलाब आपके पास आता हूं। फारूक साहब हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हुए थे आप, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। और सर खाना खराब हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को आपके क्यों समझ नहीं आती कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर वो रिजाइन करवाते हैं तो पॉलिटिकली उनका कद बढ़ेगा? क्या मजबूरी क्या है, वजह बताएं। देखिए उस्मान, इमरान बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि आप कहते हैं कि किसी को कोई नोटिस आ जाए और वो इस्तीफा दे के जो है वो घर चला जाए। इमरान खान साहब कहते हैं। बात यह है कि आप बजाय उस चीज को अप्रिशिएट करने के, सुन लेना, बजाय आप उस चीज को आप कंपेयर करें ना, एक मिनट, आप कंपेयर करें ना उन लोगों से जिनको नैब बुलाती है, जिनकी जो है वो 800 गुना जायदादें जो हैं वो टीटीज के जरिए, जाली अकाउंट्स के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ऊपर चले जाती हैं।
वो नैब के सामने पेश नहीं होते, कभी मेडिकल उसने सर्टिफिकेट साबित जमा किया है। करवा देते हैं, कभी फरूक जाके भाई बिलिंग फरूक करवा भाई देते फरूक हैं। भाई सिर्फ आप एक वो काम तो करें, वो तो सिर्फ बेल एक काम वो तो करें सामने पेश फरूक भी भाई हो सिर्फ रहा है। एक काम करें, नैब सिर्फ एक के काम सामने करें पेश भी हो रहा फरूक है, भाई नैब सिर्फ को एक मुतमिन काम भी कर रहा करें है। यार, आपकी गलत देखे ना, देखे सिर्फ एक काम इस चीज करें को भी आप देखे ना, यही सर, तो यही हाई अर्ज तो सुन लें। मॉरल ग्राउंड है सर अर्ज तो सुन आपको, लेना। ये हाई मॉरल ग्राउंड सर हाई मॉरल ग्राउंड नहीं नहीं ना, मेरी यार सुन लें आप एक काम करें, आप डेरा गाजी देखे खान ना, का देखे सिर्फ इमरान, आप एक सिर्फ मिनट, डेरा एक एक मिनट, मिनट सुन एक लें, मिनट, आप सुन लें, एक मिनट। आप सुन लें, मुझे पता है आप सुनेंगे नहीं, लेकिन सुन लें। डेरा गाजी खान का सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल के मैं चेक तो करें, आपको ही सुन रहा हूं। मेरी यार सुने, डेरा गाजी खान का सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाएं और सिर्फ चेक करें कि पिछले 2 साल में महंगी तरीन प्रॉपर्टीज किन लोगों ने खरीदी हैं और उनके उस्मान बुद्दार साहब से क्या रिश्तेदारी है, क्या ताल्लुकात हैं। आप सिर्फ इतना चेक करवा लें, नैब से करवा लें, FIA से करवा लें, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा फरूक भाई। ये करप्शन एकदम नहीं निकल आती होती, शरीफ खानदान की भी निकलते निकलते 10-20 साल लगे थे। सुन ले जी। देखें, वो ऐसी तहकीकात करवाएंगे तो बहुत सारों की प्रॉपर्टियां सामने आ जाएंगी, वो एक अलग मामला करवानी है। नहीं चाहिए। आप बात करें ना, जहाँ पे कहीं इख्तियारात का तजावुज किया गया है, जहां पर जो है वो कोई किसी प्रोजेक्ट में किक बैक्स ले ली है, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में तो बिल्डरों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं। इमरान, बात ये है इधर भी आपको बड़े अकाउंट मिलेंगे सर। फर्रुख कहां पर साबित हुआ? आपके जज्बात, किसने मुझे कहा? पता है ये तो आपके इल्जाम है जज्बात ना। बहुत अरूज पे हैं इस टाइम। क्या सर, सुन ले सर, ना, इल्जामात कुछ हैं वो कह रहे हैं। जज्बात, माफ कुछ करते हैं जज्बात जो है वो आप आपने सुने सुन ले आप अपने सुने की कहानी नहीं, डाल उसके के सबूत हैं। अपने मैं- इल्जाम मैं- को टाल देते हो। सर बाकी शहबाज इल्जाम शरीफ अपने- साहब के मैं भी फैमिली बात के करना अकाउंट में चाहती हूँ। बिल्डरों के मैं भी पैसे आए, ये बात ठीक है, अब्दुल कादर ये बात ठीक है। सर देखिए, मैं देखें जो बात जो फरूक, एक मिनट, जो बात ठीक है, जो बात ठीक है वो ठीक है। शहबाज शरीफ साहब के एक फ्रंटमैन की कंपनी में पैसा आया था बिल्डरों के अकाउंट से और वहां से ट्रांसफर हुआ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के अकाउंट्स में। ये सारा का सारा ट्री जो है ना, ये मैंने जाती तौर पे खुद देखा है, इसके सारे सबूत देखे हैं। तो जनरल साहब ये बात ठीक है, लेकिन साबित अभी होना अलग अदालत बात में है, साबित करो साबित भाई होना अलग बात है, लेकिन ये मैंने पूरा ट्री देखा है, इसके सबूत मैंने खुद देखे हैं। शैलरदा साहबा फरमाइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ फर्रुख से। मेरा छोटा भाई है और कोशिश कर रहा है कि काफ़ी डिफेंड कर सके। क्या स्पीकर साहब दुरानी साहब पर, क्या खुर्शीद शाह साहब पर, क्या जरदारी साहब पर, क्या फरियाल साहिबा पर कुछ साबित हुआ है? आज कहीं जाके रेफरेंस दाखिल हुआ है जरदारी साहब पर और उसके बाद जो है कब से ये अरेस्ट थे, इनको कोर्ट से इनको बेल मिली। तो इल्ज़ाम ही है ना, ये इल्ज़ाम अलीमा आपा पे हो तो आप जो हैं वो बाहरों बाहर ही उन्हें निकाल दें, वो गिरफ्तार नहीं होते। ये इल्ज़ाम आपके वज़ीर हवाबाजी जो हैं, जो उससे पहले गैस के बिल ज़्यादा आ गए थे तो कहा गया था कि पैसे वापस करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करूँगा, उनको एक और इदारा दे दिया गया, जिसके बाद उनका पायलट वाला मामला सबने देख लिया कैसे भट्टा बैठा PIA का। फिर इसी तरह जो है खुसरो बख्तियार को जो है आपने दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। भाई आपका नौकरियां देने का वादा था, कुछ नहीं तो कम से कम जो हलीमा आपा की मेक है मशीन का, वो एक सिलाई मशीन औरतों को दे देते, 4 मुर्गियों के बजाय। कुछ कर तो लेती दुनिया में औरतें पाकिस्तान की, इसी तरह अपनी प्रॉपर्टी बना लेती। आपने ये नहीं किया, उनको बाहर निपटा दिया। हाँ, फरियाल साहिबा को अरेस्ट कर लिया, मरियम को आपने अरेस्ट कर लिया। तो अभी तो ये सारे इल्ज़ाम है ना। तो मैं ये कहती हूं कि ये तहरीक इंसाफ नहीं, तारीक इंसाफ है। अच्छा चलो, मुझे एक ब्रेक लेने लेकिन एक बात मैं सच्ची बताऊं, उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मुतालबा ना यहाँ पे इन सारे लोगों में सिर्फ मैं कर सकता हूं। पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती, PMLN भी नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी दफा इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे। तो ये जो पैनल बैठा हुआ है 4 बंदों का, इसमें सिर्फ मैं कह सकता हूं कि क्योंकि पहले हम कहते रहे बाकियों को, तो अब मैं इनको भी कह सकता हूं। बाकियों को PMLN और पीपल्स पार्टी का नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफे नहीं दिए हुए थे। एक ब्रेक, वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, इस्तीफा तो नहीं आना मुझे लगता है। उस्मान बुज़दार साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नई इंस्ट्रक्शन के बाद अब उनकी वफाकी कबीना और सूबाई कबीना और सारी की सारी PTI उस्मान बुज़दार को डिफेंड करेगी। कल तक जिस चीज़ की मुखालफत करती थी अब वो डिफेंड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरी जो नाक़िस मालूमात हैं और उनके मुताबिक इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं। आप ये बताएं कि ऐसा लगता था कि जितना आप लोगों ने APC किया हुआ था, ऐसा लगता था कि आप लोगों से ईद गुजर नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है, जैसे ईद गुजरेगी पता नहीं आप लोग क्या कर देंगे। तो सर ईद भी चली गई, APC भी नहीं आई, ये क्या हुआ सर? इमरान, मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई इम्प्रेशन कहीं पर भी न मीडिया में आया था, न प्रिंट मीडिया में, न इलेक्ट्रॉनिक सर, मीडिया में। रोज बल्कि डिस्कशन ये इल्जाम दिए जा एक मिनट ये इल्जाम दिए जा रहे थे कि प्रॉबेबली हम अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहा था, हमारी क़यादत के ऊपर, कि इतना विलिंगली हम सामने नहीं आए हैं जितना हमको आना चाहिए था। ये इल्ज़ाम बार बार हमारे ऊपर आ रहा था और इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं थी। एपीसी अगर बुलाया जाना है, एपीसी एक मिनट जरा, एपीसी का एक मकसद होता है। इस वक्त जो एपीसी बुलाई जा रही है, इसका मकसद है इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करना, इमरान खान साहब की छुट्टी करना। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, अल्टरनेट सोचने पड़ते हैं। मुल्क को क्राइसिस में तो लैंड नहीं करवाना है, तो इसके लिए सोच विचार जरूरी है। ठीक है, विचार ठीक है। की जाती शैलर है। साहब, जब सेम सोच क्वेश्चन टू विचार यू। मुकम्मल होगी और ऐसी सिचुएशन पैदा किया जाएगा जहां पर एक तारीख लॉन्च की जा सके, उस वक्त पर ये ठीक है। उससे अभी पहले आपको लगता है ये वक्त नहीं है जी किसी, शैलर होल्ड साहब? किए जाएंगे। अगर वक्त नहीं है तो फिर भाई नहीं, APC वक्त है अच्छा। लेकिन तैयारी करना जरूरी है। तैयारी करनी है, ठीक है। शैलर आप बता दें। और तैयारी हो रही है और Same कंसल्टेशन question to you. सब कुछ हो रहा है, सबसे पूछा जा रहा है। मैं कादिर बलोच साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। आपकी बात का एक जवाब देना था। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब सज़ा हुई थी तो फवाद चौधरी के साथ साथ बाबर अवान के साथ साथ सबकी ये राय थी कि ये गलत सज़ा हुई है। सेक्शन 5 में फिरदौस आशिक अवान साहबा की भी ये राय और थी। हमारे साथ तो ये रिकॉर्ड हमारे पास फवाद चौधरी से भी बुला के पूछ लीजिएगा। और हमारी पार्टी के लिए रिकॉर्ड पुराना है। भुट्टो साहब का भी चीज़ ये बनती नहीं थी और आज जरदारी साहब पे भी जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी कानूनी है। मैं समझ गया आपकी बात। अब फरूख हबीब साहब फाइनली चंद सेकंड है मेरे पास। मामला ये है कि आपको अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस किस्म के यू टर्न आप ले रहे हैं, इससे आपको लगता है कि थोड़ा सा खतरा तो होगा ना आपको? थोड़ा सा कोई तो एक बंदा नाराज होगा आपकी पार्टी में, यार क्या कर रहे हो? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तो अपोजिशन की बात है, तो ये हमें ताने दे रहे हैं करप्शन के। जो सिंध के अंदर करप्शन की गजबनाक कहानियां हैं, जो लाड़काना के ऊपर एक कोर्ट ने दिए थे रिमार्क्स कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, ठीक बात। जो वहां पर इन्होंने साई सरकार बनाई हुई है, उन्होंने तो करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। भाई कभी उनके लिए भी तो जुबान में जो है ना वो कहें ना, कभी उनको भी मजम्मत करें, कभी उनकी भी कंडेम करें। वो पटिशनर मुझे आप ये बताएं ना कि 250 अरब रुपया कराची 3 अरब रुपया हैरत इस बात पे है कि इतने बेशुमार प्रोग्राम किए पीपल्स पार्टी की करप्शन पे, बेशुमार प्रोग्राम किए PMLN की करप्शन पे। आज बात कर रहे हैं PTI की, तो आप कह रहे हैं कि हमारी बात ना करें, उनकी बात करें। वाह, क्या बात है आपकी। कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।